नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टीजीटी के पुराने जो प्रश्न हुए हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है, उनकी एक श्रृंखला चल रही है। तो टीजीटी 2021 का जो है पेपर सॉल्व कर रहा था मैं, उसमें मैंने 30 प्रश्न करा दिए थे। उसके बाद हम आगे देखेंगे। आपको वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है उसकी एक्सप्लेनेशन करी जा रही है। कई बुक्स का सहारा लेकर के जो है एक्सप्लेनेशन दी जा रही, तो वो आगे भविष्य में आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, तो आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, हेक्टा पास्कल मापने की इकाई है। हेक्टा पास्कल मापने की इकाई है, तो इसका सही उत्तर क्या है? वायुदाब। हेक्टा पास्कल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 31 नंबर, 30 तक कल हो गए थे। हेक्टा पास्कल मापने की इकाई है, तो क्या है? वायुदाब। ठीक है। अब इसमें एक विकल्प दिया गया ओजोन परत की मोटाई। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? डाप्सन से। ठीक है, तो अब भविष्य में अगर पूछे क्वेश्चन तो पूछ सकता है यहाँ से कि ओजोन की परत किससे मोटाई मोटाई किससे नापी जाती है, या डाप्सन की इकाई से कौन सी चीज नापी जाती है। ठीक है, तो व्याख्या इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रही है कि उसके अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। हेक्टोपास्कल से क्या नापा जाता है? वायुदाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्माण किस वर्ष किया गया था? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1884 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किया गया था। जो कि आपको पता है कि हमारे ग्लोब पर जो हम लोग सामने हमेशा देखते हैं 0 डिग्री, इसके जो अपोजिट साइड है वो जो 180 की लाइन है, उसी को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण सन 1884 ईस्वी में किया गया था। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था। कहाँ? यूएसए के वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जहां पर इसका निर्धारण किया गया था। कब? 1884 में। आप सबको पता है 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये 3 बार मोड़ी गई है। कितनी बार मोड़ी गई है? 3 बार मोड़ी गई है, क्योंकि एक ही राज्य या एक ही देश के क्षेत्रों को वहां पर समय में और तिथि में अंतर ना आए, इसलिए इसको ऐसा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश स्थित है। और पिट्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। ठीक है, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। आप अगर बता सकते हैं तो कमेंट करके बताएं कि जापान का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है। कमेंट करके बताएं कि जापान का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और ये पिट्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है 34। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का वाणिज्यिक उत्पादक है। कूट का चयन करना है। ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या है कि व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत, या ए गलत आर सही। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अहमदाबाद में भारत में सूती वस्त्र उद्योग वाणिज्यिक उत्पादक है, सही बात। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये राज्य जो हैं सूती वस्त्र उत्पादक के लिए अब देश में स्थान रखते हैं। ठीक है, तो अब गुजरात में जो अहमदाबाद शहर है उसका स्थान महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है कि इस क्रम में अगर हम एक बात देखें तो अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है अहमदाबाद को। और भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अच्छा, मुंबई जो है, मुंबई को भारत का काटनोपोलिस कहा जाता है। जो मुंबई शहर है, ठीक है, मुंबई को भारत का काटनोपोलिस। आपको कई किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा कि भारत का मैनचेस्टर मुंबई को भी कहा जाता है, लेकिन अभी तक जो आयोग ने उत्तर माना है वो यही माना है कि अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है।
और कानपुर को ये तो सभी लोगों को पता होगा, कानपुर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। हमारा जो गुजरात का अहमदाबाद या महाराष्ट्र जो राज्य का एरिया है, वहाँ पर क्या काली मिट्टी जो है पाई जाती है, और काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, इसलिए ये क्षेत्र जो है कपास या सूती वस्त्र के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। एकाकी ग्रामीण बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं, तो जो एकाकी ग्रामीण बस्तियां हैं इसका सही उत्तर क्या है, सह्याद्री के उच्च भागों पर पाई जाती हैं। ठीक है, थोड़ा हम देखते हैं ये जो एकाकी ग्रामीण बस्तियां होती हैं, एकाकी ग्रामीण बस्तियां होती हैं, इनकी क्या विशेषता होती है। एक तो ये एकल परिवार के आवास होते हैं, एकल परिवार के आवास होते हैं, एकल परिवार के आवास होते हैं। ठीक है, दूसरा ये ऐसे बिखरी हुई होती हैं, जैसे मान लीजिए ये है कोई एरिया, ठीक है, एक आवास यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ, तो एकल परिवार के आवास होंगे। ठीक है, दूसरी बात, इनके बीच में जो जगह खाली पड़ी है, खाली नहीं पड़ी रहती है, इसमें बंजर भूमि, ठीक है, खेती करते हैं लोग, चारागाह होते हैं, बागान होते हैं। ठीक है, और ऐसी जगह जहां पर स्थलाकृति की विषमता, स्थलाकृति की विषमता, भूमि अनुपजाऊ, ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहां पर जो है कैसा, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। तो आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं, महाराष्ट्र का लावा पठार, बघेलखंड का प्रदेश, रायलसीमा का प्रदेश, ऐसा कोई जो है पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सह्याद्री के उच्च भाग, क्योंकि ये तो पश्चिमी घाट पर्वत है ना, पहाड़ है एक बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, क्योंकि स्थलाकृति की विषमता है, भूमि अनुपजाऊ है, पहाड़ी क्षेत्र है, और ऐसे क्षेत्रों के विशेष वहां पे एकल परिवार के आवास मिलते हैं, और वो दूर दूर बिखरे हुए होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, एकाकी ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। ठीक है, अगला है जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता संरक्षण बहुत सोचने वाला प्रश्न था। जैव विविधता मतलब जिसमें दोनों चीजें शामिल हों। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, पशु का मतलब होता है एनिमल, पशु एवं पौधे, अधिकांशतः लोग टिक कर सकते हैं पौधे, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, जीव। ठीक है, क्योंकि पशु में वो छोटे जो कीट होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, और जबकि जैव विविधता में वो सारी चीजें शामिल होती हैं। छोटा मच्छर पशु थोड़ी कहेंगे उसको, ठीक है, उससे भी छोटे जो जीव होते हैं वो भी जीव। तो जीव में जो है पेड़ पौधे और छोटे जीव जंतु, बड़े जंतु सब शामिल हो जाते हैं, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, जीव होगा। ठीक है, ना कि पशु एवं पौधे। अगला प्रश्न है लेनिनग्राड पत्तन स्थित है। लेनिनग्राड पत्तन स्थित है, तो लेनिनग्राड जो पत्तन स्थित है वो कहाँ स्थित है, रूस में स्थित है। रूस में जो है आपको पता है जो यूरोपीय रूस है, ठीक है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, जैसे अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, तो यहाँ पे एक छोटी सी खाड़ी है जिसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ फिनलैंड बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यूरोप के, अगर आप मैप समझ पा रहे हैं तो इधर जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो 3 देश हैं, उनके और नीचे आने पे यहाँ पे आपको यहाँ पे एक जो है फिनलैंड की खाड़ी मिलेगी, क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वहीं पे ये जो है पत्तन स्थित है, इसका क्या नाम है, लेनिनग्राड, ये रूस का पत्तन है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है, नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको हमें पता है आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो इनमें कौन सी आग्नेय चट्टान है उस पर अगर हम निगाह कर लें तो आंसर हमारा मिल जाएगा। तो ग्रेनाइट चट्टान जो है आग्नेय चट्टान की श्रेणी में आती है, और उसमें ही जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं जो सेल है, सेल क्या है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, सेल क्या अवसादी चट्टान है, और बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान है। अच्छा, बलुआ पत्थर जब परिवर्तित होती है तो किस में बदल जाती है, क्वार्टजाइट में बदल जाती है। तो क्वार्टजाइट कैसी चट्टान हो गई, रूपांतरित चट्टान हो गई। ठीक, इधर कंग्लोमरेट है, ये भी एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, ये भी रूपांतरित होकर किस में बदल जाती है, क्वार्टजाइट में बदल जाती है। ठीक है, तो क्वार्टजाइट कैसी चट्टान हो गई, दोनों ये रूपांतरित चट्टानें हो गई, रूपांतरित चट्टानें। और इसका सही उत्तर क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, जबकि कांग्लोमरेट, सेल और बलुआ पत्थर कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। और आपको पता होना चाहिए कि अवसादी चट्टानों में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है
मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम, मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो उसका उत्तर जो है वो है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत। ठीक है, आंसर के आधार पे मैं टिक करना पड़ेगा, लेकिन जो वर्तमान का डाटा है उस आधार पे जो मैग्नीज उत्पादक देश हैं उनमें सबसे पहले क्या है? साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका है, फिर गैवन का नंबर आता है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखें, सिंगल भी पूछ सकता है, मैग्नीज उत्पादक में प्रथम या द्वितीय देश कौन सा है? गैवन का है। तीसरा नंबर किसका है? चाइना का है। ठीक है, तीसरा नंबर किसका है? चाइना का है। और चौथा नंबर किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। चौथा नंबर ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, और पांचवा नंबर इंडिया का है। एक दो इंपॉर्टेंट करना, चार तक तो इंपॉर्टेंट, देखिए चार का पूछ दिया ना, तो चार तो इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि भारत 5वें नंबर पे है तो भारत की भी रैंकिंग आपको याद करनी पड़ेगी। मैग्नीज उत्पादन में भारत का 5वां नंबर है। आगे हम देखते हैं ग्राबेन। ग्राबेन उत्पन्न होता है, अब मान लीजिए अगर आप इससे पुराना पेपर सॉल्व करेंगे 2016 का या 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें पुराना ही डाटा दिया होगा किताब में, अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए ये वीडियो और इम्पॉर्टेंट हो जा रही है क्योंकि इसको हम अपडेटेड डाटा के साथ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ग्राबेन उत्पन्न होता है, ग्राबेन उत्पन्न होता है भ्रंशन से। ठीक है, इसमें क्या है कि जब दो समांतर भ्रंश का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है, अगर आप ऐसे समझें, ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे चित्र, ये भाग जो है कहाँ धंस गया? नीचे धंस गया। ठीक है, जब तो समांतर भ्रंशों का भाग नीचे धंस जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। इसी चीज को जर्मन भाषा में क्या कहा जाता है? जर्मन भाषा में क्या कहा जाता है? ग्राबन या ग्रेवन कहते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा आपको, और कहीं कहीं आपको ग्रेवन ऐसे करके भी लिखा मिल जाएगा, ग्रेवन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये भ्रंशन से उत्पन्न होता है तो पता चल गया, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि ग्रेवन शब्द जो है किस भाषा का शब्द है। जैसे मानसून के लिए पूछा जाता है, सुनामी के लिए पूछा जाता है, वैसे ग्रेवन जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? भ्रंश घाटी या द्रोणी। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका उत्तर पहले बता देते हैं आपको, 1 2 3 4 चारों कथन सही हैं। क्या है? महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक समरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर आप लोग देखें, ऐसे हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और ऐसे कुछ ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर पास लाके कंप्यूटर से सटाया जाए तो एक दोनों आपस में टच कर जाएंगे। ठीक है, एकदम समरूपता से होती है। तो ये भी एक फैक्ट है कि महाद्वीपीय तटों को भौगोलिक एक रूपता को कंप्यूटर द्वारा आकलन किया गया तो एक दूसरे से फिट पाए गए। फिर क्या है? दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज। भूवैज्ञानिक समरूपता का मतलब कि जो चट्टानें या जो खनिज यहाँ पर पाए गए वही खनिज और चट्टानें यहाँ पर पाई गई, तो इससे बात सिद्ध होगी कि ये स्थान कभी ना कभी इस स्थान के संपर्क में रहा होगा या इससे टच रहा होगा। ठीक है, अगला क्या? पुरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन। पुरा चुंबकत्व संबंधी सागरीय तल, ये तो हैरी हेस ने सिद्ध किया। पुरा चुंबकत्व में क्या होता है कि जो हमारा मध्य अटलांटिक कटक है या मध्य महासागरीय कटक है, वहाँ से जो लावा नीचे से निकल कर ऊपर आता है और जम के परतों का निर्माण कर देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी में जो तत्व पाए जाते हैं उनमें उनमें चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है, जब वो आग्नेय चट्टानों में चुंबकीय गुण आ जाता है तो जो चुंबकीय विशेषता यहाँ की पाई गई, उसी समय की जो चट्टान इस साइड बनी थी वहां पे भी चुंबकीय विशेषता पाई गई। ठीक है, तो पूरा चुंबकत्व संबंधी जो अध्ययन किया गया है उस आधार पर भी ये बात इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। अगला सागर नितल प्रसरण 1960। ठीक है, हैरी हेस महोदय ने दिया था, वही मध्य अटलांटिक कटक का। तो ये चारों कथन ये बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ जो है महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था। 1 2 3 4 इसके चारों सही आंसर है। अगला है कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है बाइडर डी ला ब्लास का। ठीक है, ब्लास का है क्योंकि ब्लास जो है क्या थे? संभववादी थे, फ्रांस के थे ना, संभववादी थे, और प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, ये ब्लास का कथन था। आगे हम देखते हैं, जिमरमैन ने भी ऐसा ये कथन दिया संसाधन के बारे में कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। कार्ल ओ सावर को किस लिए हम लोग जानते हैं? सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता के तौर पे जानते हैं।
किसके, सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता के तौर पे जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय के किस भाग में करेबा का निर्माण होता है? करेबा का निर्माण होता है कश्मीर हिमालय में। आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर में जो झीलों का पास निक्षेपित एरिया पाया जाता है, हिमानी निक्षेपित एरिया, उनको हम क्या कहते हैं, करेबा कहते हैं। ठीक है, और करेबा किस लिए प्रसिद्ध है? वो जो निक्षेपित एरिया, बहुत उपजाऊ भूमि है वो। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं, विशेषकर या खासकर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। ठीक है, आगे हम देखते हैं, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो सही उत्तर इसका क्या है? महाराष्ट्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेकिन अगर हम इसकी व्याख्या पढ़ें या देखें तो आपको समझ में आएगा कि लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? केरल में। अगर उत्तर केरल दिया गया होता, विकल्प केरल दिया गया होता, तो सही आंसर हमारा क्या होता? केरल होता। लाल लेटराइट मिट्टी होती क्या है? लेटराइट मिट्टी वास्तव में जो है एक जो है लाल मिट्टी का विशिष्ट प्रकार है। किसका? जो लाल मिट्टी होती है उसी का एक क्या है? विशिष्ट प्रकार है। इसका निर्माण जो है मानसूनी जलवायु की विशिष्टता का परिणाम है। किसका परिणाम है? मानसूनी जलवायु की जो विशिष्टता है। मानसूनी जलवायु क्या होती है कि कुछ समय वर्षा, फिर सूखा, फिर कुछ वर्षा, फिर सूखा, मतलब निश्चित समय वर्षा होती है, फिर कुछ समय तक वर्षा नहीं होती है। तो ये मानसूनी जलवायु की एक विशेषता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पर निक्षालन की क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? निक्षालन की क्रिया हो जाने से सिलिका के और किसके? चूना के, सिलिका और चूना के जो हैं अंश रिसकर नीचे चले जाते हैं। ठीक है, लोहा और एल्युमिनियम सतह पर ऊपर बच जाता है। ठीक है, तो जिस मृदा का निर्माण होता है ऐसी परिस्थितियों में, उसको हम क्या कहते हैं? लेटराइट मृदा कहते हैं। ये इसका विस्तार केरल, महाराष्ट्र, या हम कह लें पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, असम, छोटा नागपुर का पठार और राजमहल की पहाड़ियों पर पाया जाता है। अगर हमारी बात आप ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है कभी विकल्प में महाराष्ट्र की जगह पश्चिमी घाट लिखा मिल जाए, पूर्वी घाट लिखा मिल जाए, असम लिखा मिल जाए, छोटा नागपुर का पठार लिखा मिल जाए, राजमहल की पहाड़ियाँ लिखा मिल जाए, क्योंकि ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और क्या होता है, जब अधिक वर्षा होती है, फिर वर्षा होने के बाद कुछ समय बाद क्या हो जाता है? वर्षा नहीं होती है। तो मानसूनी जलवायु की एक विशिष्टता हो जाती है उसमें। और जब अधिक वर्षा होती है तो फिर निक्षालन की क्रिया के द्वारा सिलिका और चूना नीचे चले जाते हैं, लोहा और एल्युमिनियम ऊपरी सतह बच जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है उसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। वास्तव में ये लाल मिट्टी का ही एक विशिष्ट प्रकार है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगले प्रश्न पे क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसकी है? आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक हमारी पुस्तक है, एकदम फैक्ट है, आप इसको रटेंगे ही। आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स पुस्तक है ए डू टोएट की पुस्तक है। आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट रल दीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कभी भी आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुशमैन हार्टेटैंड प्रजाति संबंधित है। बुशमैन और हार्टेटैंड प्रजाति संबंधित है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो बुशमैन है वो कहाँ पाई जाती है? बुशमैन सभी लोगों को पता है, कालाहारी में। ठीक है, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे या देख रहे हैं, वो हमारे जो इसकी जनजातियों संबंधित वीडियो वहां जाकर के देख लें और जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, और जो हार्टेटांट है वो पाई जाती है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में हार्टेटांट वास्तव में बुशमैन और बांटू एक जनजाति है, अफ्रीका में ही पाई जाती है। बुशमैन और बांटू के मिश्रण से जो है कौन सी जनजाति उत्पत्ति हुई है? हार्टेटांट की। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है कि बुशमैन हार्टेटांट प्रजाति संबंधित है, किस प्रजाति से संबंधित है ये? तो अगर हम आप देखेंगे तो निग्रो प्रजाति से ही ये संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या है? निग्रो। थोड़ा बुशमैन कहाँ पाया जाता है? कालाहारी में। हार्टेटांट कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। और हार्टेटांट की उत्पत्ति कैसे हुई है? बुशमैन और बांटू के मिलने से या इनके मिश्रण से जो है हार्टेटांट प्रजाति की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये किस प्रजाति से संबंधित? निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। बाकी हम थोड़ा सा विचार इन पे कर लेते हैं। मंगोल जो प्रजाति है, एस्किमो आपने सुना होगा ना, एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका के टुंड्रा क्षेत्र में। ठीक है, वो मंगोल प्रजाति से संबंधित होती है। ठीक है, काकेसस क्षेत्र का नाम है, वहां से इसका नाम लिया गया। लेप्स यूरोपीय टुंड्रा। ठीक है,
लैप्स वहाँ पाई जाती है। आइनू, आइनू कहाँ पाई जाती है आपको पता है, जापान में पाई जाती है, ठीक है। बर्बर, बर्बर कहाँ पाई जाती है, अरब देशों में पाई जाती है बर्बर। बेद्दा, बेद्दा कहाँ पाई जाती है, श्रीलंका में, ठीक है। तो ये जो जातियां हैं ये किससे संबंधित हैं, काकेसाइड से संबंधित, लैप्स, आइनू, बर्बर, बेद्दा। और ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से अगर हम बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया में एक जनजाति पाई जाती है एबोर्जिन्स, वो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, इससे दूसरी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, मृत सागर किसके द्वारा, मतलब किस चीज, तो भ्रंश घाटी के द्वारा निर्मित एक झील है। अब इसमें क्या है कि जो भ्रंश घाटी है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, वो कहाँ से, सीरिया से लेकर के, सीरिया से लेकर के ऐसे अफ्रीका में एक जैम्बेजी नदी बहती है, जैम्बेजी नदी तक फैली हुई है और करीब लगभग 5000 किलोमीटर लंबी है ये, 5000 किलोमीटर, कौन सी, अफ्रीका की भ्रंश घाटी, ठीक है। तो वहीं पे हमारा कहाँ, जॉर्डन सीरिया के आसपास अगर आपको पता होगा मृत सागर स्थित है, डेड सी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो भ्रंश घाटी से ही उसका निर्माण हुआ है। अफ्रीका की बहुत सारी झीलें भ्रंश घाटी से निर्मित हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आ सकते हैं, 5000 किलोमीटर लंबी है, सीरिया से जैम्बेजी तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, संभववाद का जनक किसे कहा जाता है, तो संभववाद का जनक किसे कहा जाता है, लुसियन फेब्रे को कहा जाता है संभववाद का जनक, ठीक है। आगे अन्य विकल्पों पर अगर हम विचार करें तो जीन ब्रूंस, ब्लास ब्रूंस फेब्रे, ये भी संभववादी ही हैं, ब्रूंस भी क्या है, संभववादी हैं। अगर कभी ऐसे प्रश्न पूछ दे कि निम्न जो है विकल्पों में से कौन से संभववादी हैं, तो ब्लास ब्रूंस और लुसियन फेब्रे जिसमें दिया रहेगा वही संभववादी माने जाएंगे, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी ह्यूमनी, कई बार बता चुके हैं। जीन ब्रूंस की पुस्तक का नाम क्या है, ज्योग्राफी ह्यूमनी। अच्छा, जीन ब्रूंस ने ही एक बात कही थी कि मानवीय अर्थव्यवस्था का डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जीन ब्रूंस का एक कथन है कि मानवीय अर्थव्यवस्था जो है किसकी अर्थव्यवस्था है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था है, याद कर लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम बात करें किसकी, ईसा वुमन की, तो ईसा वुमन बहुत चर्चित जो है नाम है। न्यू वर्ल्ड, इनकी पुस्तक क्या नाम क्या है, न्यू वर्ल्ड, ठीक है, न्यू वर्ल्ड नाम है इनका। एक इनकी और पुस्तक है द पायनियर फ्रंग, द पायोनियर, ठीक है, फ्रिंज, FRING, ठीक है, द पायनियर फ्रिंज, दो इनकी पुस्तक हैं। इसके अलावा हम अगले विकल्प पे विचार करें, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर की अगर बात करें तो ग्रिफिथ टेलर हमारे आयोग ने पिछली बार प्रश्न पूछा था और गलत भी माना था। ग्रिफिथ टेलर क्या है, रुको और जाओ नियतिवाद के प्रणेता हैं, जिसको हम नव नियतवाद भी कहते हैं, नव नियतिवाद, ठीक है, रुको और जाओ नियतवाद के प्रणेता हैं, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, क्या है उसका नाम, रेशियल ज्योग्राफी, क्या नाम है, रेशियल ज्योग्राफी, ठीक है। और इनकी एक और पुस्तक है, उसका नाम क्या है, ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी, ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर ने, अगर आपको पता हो तो ग्रिफिथ टेलर ने जो है हीदरग्राफ और क्लाइमोग्राफ और हीदरग्राफ की भी रचना करी है या निर्माण करा। तो ये दोनों फैक्ट, चारों फैक्ट ग्रिफिथ टेलर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लाइमोग्राफ और हीदरग्राफ का निर्माण किसने किया, ग्रिफिथ टेलर ने किया है। रेशियल ज्योग्राफी किसकी पुस्तक, ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक है। रुको और जाओ नियतवाद के प्रणेता कौन है, ग्रिफिथ टेलर है। इनकी एक पुस्तक है ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। तो ये चारों विकल्प पे विचार हो गया, आपको यहाँ से बुक्स भी मिल गए, उनके बारे में फैक्ट भी मिल गए हैं, ठीक है। आगे है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, जैसे अभी पिछले बताया, ग्रेवन जर्मन भाषा का शब्द है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट आपको मिलेंगे ही, सभी एग्जाम में मिलेंगे। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का क्या कारण है, ठीक है। पृथ्वी पर दिन रात जो बराबर नहीं होते हैं उसका क्या कारण है, इसका सही उत्तर है पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। सही उत्तर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इधर अगर हम बना दें, ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है, और यहाँ से रेजिस जा रही, ये हमारी पृथ्वी है। अभी क्या है, ये सीधी है, ठीक है, और ये अपनी उस पर अक्ष पे पश्चिम से पूर्व घूम रही है। जब ये सीधी है तो आप देखेंगे कि पृथ्वी पर ये प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, बीचों बीच उसका जो अक्ष जा रहा है, ठीक है, झुकी हुई नहीं है। तो क्या होगा, दिन रात तो होंगे, क्योंकि पृथ्वी के सामने कभी ये हिस्सा आएगा कभी ये हिस्सा आएगा, तो दिन रात तो होंगे, और ऐसी स्थिति में दिन रात का जो समय होगा बराबर होगा। लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं है, पृथ्वी हमारी ऐसे झुकी हुई है। जब पृथ्वी झुकी हुई है तो पृथ्वी, सूर्य उस स्थिति में क्या, उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है
उत्तरी गोलार्ध में दिन का समय बढ़ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में घट जाता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो सेम उसका विपरीत स्थिति हो जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन का समय बढ़ जाता है और रातें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या मेन का कारण पृथ्वी पर धुरी का झुका होना। सिर्फ पृथ्वी का झुका हुआ, अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती दिन रात तो होते, जैसे यहाँ पे लिखा ना पृथ्वी का धुरी पर घूमना, धुरी पर घूमने से दिन रात होते हैं, धुरी पर घूमने से दिन रात होते हैं, लेकिन जो दिन रात का साइज है कभी 12 घंटे का, कभी 12 घंटे से अधिक का, ठीक है, वो किस वजह से होता है, पृथ्वी पर धुरी का झुका होने से होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है, भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है, तो इसका सही उत्तर क्या है, उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। अगर हम इसका क्रम देख लें तो नंबर 1 पे क्या है, उत्तर प्रदेश है। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो राजस्थान का आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं उत्तर प्रदेश ही पूछा जाए, राजस्थान आएगा। और तीसरे नंबर पे क्या है, मध्य प्रदेश आएगा हमारा। और चौथे नंबर पे क्या आएगा, गुजरात आएगा। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं जो दुग्ध उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है। आर्थिक क्रिया, तो बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई भी अनुमान लगा सकता है। जब पृथ्वी पर मानव का उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले उसने क्या किया होगा, भोजन का संग्रह ही किया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, कृषि, भोजन संग्रह के लिए उसे कृषि की आवश्यकता पड़ी, फिर औद्योगिकरण। तो इसका सही उत्तर क्या है, चौथा इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है, कौन सी इसमें क्रांति है जो कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी क्रांतियां कृषि क्रांति से संबंधित, श्वेत क्रांति, नील क्रांति और पीली क्रांति। ठीक है, तो सारी कृषि से संबंधित है, क्योंकि कृषि में कृषि और पशुपालन दोनों शामिल किए जाते हैं, इसलिए श्वेत क्रांति भी शामिल आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, पीत वामन किसे कहते हैं। तो पीत वामन, इसका उत्तर हम कई तरीके से दे सकते थे, क्योंकि वामन शब्द या श्वेत वामन, ब्लैक डॉर्फ, ठीक है, पीत वामन, तो ये सब वामन शब्द जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तारों के लिए। और हमारे विकल्प में सिर्फ एक ही मात्र तारा है, सूर्य, बाकी सब क्या है, ग्रह हैं। ठीक है, तो ग्रह तो वामन बने नहीं, क्योंकि तारे ही वामन बनते हैं, चाहे पीत वामन बने, चाहे श्वेत वामन बने, चाहे ब्लैक वामन बने। ठीक है, तो ब्लैक डार्क बने। ठीक है, तो सही उत्तर इसका सूर्य हो गया। अच्छा, पीत वामन और ये रेड वामन का मतलब क्या है, ये उसके जो कलर होते हैं उसमें जो हाइड्रोजन हीलियम में ऊर्जा बदलती रहती है, तो उनके कलर के आधार पर उनमें जो संचित ऊर्जा होती है उसके आधार पर उनका टेम्परेचर निर्धारित होता है। ठीक है, इसलिए उनको कलर कहा जाए। जैसे मान ली रेड जाइंट है जो लाल तारा बनता है, ठीक है, उसका कलर जो होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और ऐसे ही नीला कलर हो जाता है, तो जब नीला कलर बन जाता है तो उसका तापमान करीब 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना, 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक तारा है रीजल, नाम है उसका, क्या नाम है, रीजल। ठीक है, वो नीला तारा बन चुका है। ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो गया, 28,000 से 28,000 से होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सूर्य है, सूर्य का तापमान करीब करीब कितना है, 7500 से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पीत वामन कहा जाता है। ठीक है, तो जो उनका कलर है वो उसके टेम्परेचर को डिनोट करता है। आगे हम देखते हैं, 2001 से 2011 की अवधि में उच्चतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का अंतर क्रमशः अंकित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। बिहार में कितना है, 1106 है, आपको पता है, और अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 17 है। ठीक है, बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है, कितना, 1106, और न्यूनतम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में 17 है। यहीं पे हम एक बात और देख लेते हैं कि सर्वाधिक तो बिहार में है, बिहार के बाद किसका है, बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का कितना है, 1028। वेस्ट बंगाल के बाद किसका आता है, केरल का। केरल का है 860। केरल के बाद किसका आता है, यूपी का। अब यूपी का तो याद करना जरूरी ही है, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है यूपी का, अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी का कितना है, 829 है। ठीक है, चलिए यहाँ तक इस प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न, कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत विवाद उत्पन्न कर रहा है और विवादास्पद लग भी रहा है हमको, क्योंकि इसकी जो विकल्प दिए गए हैं वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले हैं। अगर आप किसी भी बुक से इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, जबकि आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, ए माना है। ठीक है, ये उत्तर आयोग का दिया हुआ है, ए वाला। लेकिन अगर जब भी आप व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको पता है ये पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव, आवर्तन का मतलब है घूर्णन। ठीक है,
अगर आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो उसमें रोटेशन लिखा हुआ है, रोटेशन लिखा हुआ है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है, बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी के घूर्णन से ही इसकी उत्पत्ति होती है। और ये एक काल्पनिक बल है, ये भी आप लिखा हुआ किताबों में देखेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है कि कोरियालिस बल वास्तव में अपने आप में कोई बल नहीं है, ये सिर्फ एक आभासी बल है, ठीक है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। अब ये ध्रुवीय क्षेत्र पर अधिकतम होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये वायु गति के समानुपातिक होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो है कथन हमको गलत लग रहा है हमारे अनुसार। अगर आप वीडियो देखिएगा और थोड़ा सा विचार करिएगा इस पर, अगर आपको लगता है कि ये सही है, क्योंकि ये घर्षण बल से उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि घर्षण बल एक विपरीत बल है जो क्या करता है, गति को, किसी चीज की गति को कम करने का प्रयास करता है, उसके विरोध में लगता है, ठीक है। तो हमको तो फिलहाल ये लग रहा है कि इस उत्तर का सही आंसर सी होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका सही आंसर ये माना है, जबकि ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों वीडियो देखेगा और इस पर अगर आपको कोई ऐसी टिप्पणी लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए क्या कि वास्तव में इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 57 नंबर हमारा प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कांगो बेसिन, उसी लिए जाना ही जाता है कांगो बेसिन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। पूर्णधारी वन उत्तरी कनाडा। भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया, ठीक है। आपको पता भूमध्य सागरीय वनस्पति, जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ पाई जाएगी वहाँ भूमध्य सागरीय वन पाए जाएंगे। और आपको पता है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 35 से 40 के आसपास जो जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ कैलिफोर्निया और चिली, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कुछ क्षेत्र में, और भूमध्य सागर के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। मध्य चिली और कैलिफोर्निया में। और पूर्णधारी वन कनाडा में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कांगो बेसिन पाए जाते हैं। चौथा विकल्प इसका क्या है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ये मंगोलिया इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप चित्र भी बना के देखें तो उष्ण कटिबंध जो है मंगोलिया इसके बाहर है। उष्ण कटिबंध कहाँ तक होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये वाला एरिया क्या है, उष्ण कटिबंध है। अब इसके बाहर तो बिल्कुल उष्ण कटिबंध जलवायु होगी ही नहीं, चाहे पतझड़ हो चाहे सदाबहार वन हो। जबकि मंगोलिया कहाँ पड़ता है, चाइना के भी ऊपर पड़ता है, तो 30 डिग्री से तो वैसे ही बाहर होगा, क्योंकि 23.5 तो भारत के बीच से ही जाती है, ठीक है। तो ये विकल्प इसका सही नहीं होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि उष्ण कटिबंध लिखा है ना, तो उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में ही होगा, सिंपल सी बात है। तो तीनों इसके ऊपर वाले सही हैं, चौथा इसका ऑप्शन गलत है। 58 नंबर क्या है कि निम्न सूची से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि एक तरफ विद्वान दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्या है, सूची सिद्धांतों की दी गई है। तो इसमें पहले क्या है, जीवी एरी, ठीक है, एरी का नाम दिया गया है। और जीवी एरी का सिद्धांत का नाम क्या है, नहर सिद्धांत। एरी का क्या सिद्धांत है, नहर सिद्धांत, ठीक है। अगला क्या है, हवेल का क्या नाम है, प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत। आर ए हैरिस का जो है क्या है, स्थैतिक तरंग सिद्धांत, ठीक है। आइजैक न्यूटन का क्या है, संतुलन का सिद्धांत। ये इसका क्रम है। आपसे एक प्रश्न है यहाँ पर, आप हमको ये बताइएगा कि ये जो सिद्धांत हैं किस चीज की व्याख्या कर रहे हैं, किस चीज की व्याख्या से संबंधित हैं, ठीक है, किस चीज की व्याख्या से संबंधित है। अगर आप विकल्प लेना चाहें तो क्या है, उसमें एक तो प्रवाल हो जाएगा, पहला प्रवाल, दूसरा कंदरा, ठीक है, तीसरा ज्वार भाटा, और चौथा क्या कर लें, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप विकल्प, हमने प्रश्न पूछा है कि जो कथन, जो हमारे सिद्धांत दिए गए हैं, ये सिद्धांत इनमें से किस चीज से संबंधित हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा, प्रवाल से संबंधित है, प्रवाल की उत्पत्ति बताते हैं, कंदराओं की उत्पत्ति बताते हैं, ज्वार भाटा की उत्पत्ति बताते हैं, या इनमें से कोई नहीं। हालांकि हमने जो ऊपर टिक कर दिया, एरी नहर सिद्धांत, आइजैक न्यूटन संतुलन सिद्धांत, हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत, और हेवल का प्रगामी तरंग सिद्धांत। इस आधार पर हमारा सही उत्तर ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, पहला विकल्प सही हो रहा है, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। तो इसका उत्तर है प्रवाल। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है क्योंकि प्रवाल अत्यधिक जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं। किसके क्षेत्र होते हैं, अत्यधिक जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं। प्रवाल अत्यधिक जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। और ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि ये 30 से उत्तर और 30 से दक्षिण के मध्य वाला जो क्षेत्र होता है, जिसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, इसी क्षेत्र के मध्य पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंध में सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो प्रवालों को क्या कहा, चूंकि समुद्र में पाए जाते हैं इसलिए इनको सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है,
ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग कर कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो क्या लिखा है, जैसे ही सूर्योदय होता है, जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठ जाता है। कथन है, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। ठीक है, आपको पता है कि कोहरा उत्पन्न कैसे होता है। रात्रि में क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी की सतह विकिरण करके अपने आप को ठंडा कर रही होती है। ठीक है, रेडिएशन से क्या करती है, अपना पार्थिव विकिरण जिसे हम बोलते हैं, अपने आप को क्या करती है, अपने आप को जब ठंडा कर रही होती है तो ठंडी हो जाती है। सतह के आसपास की जो वायु है, सतह के आसपास की जो वायु है वो भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। सतह के आसपास की वायु क्या हो जाती है, ठंडी, जबकि इसके ऊपर क्या होता है, गर्म वायु का विस्तार होता है। तो जो ठंडी वायु है ये शीतकाल में और रात्रि के समय शांत और आर्द्र वायु के ठंडे होने से क्या होता है, कोहरा का निर्माण होता है। ठीक है, आप बस दिन में गर्मियों के दिनों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, शीतकाल में होता है। शीतकाल में क्या होता है, शीतकाल में पार्थिव विकिरण कर देती है पृथ्वी और उसके आसपास की वायु और ठंडी हो जाती है, तो क्या होता है, कोहरे का निर्माण हो जाता है, क्योंकि नीचे ठंडी वायु और उसके ऊपर गर्म वायु से तापीय प्रतिलोमन की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तापीय प्रतिलोमन की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है, कोहरा ऊपर हो जाता है। अब रात में तो तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है तो क्या करता है, सूर्य का विकिरण आता है और पृथ्वी हमारी क्या करने, गर्म होने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, जब गर्म होने लगती है तो उसके आसपास की वायु भी गर्म हो जाती है। जब वायु गर्म हो जाती है तो कोहरा क्या हो जाता है, कोहरा गर्म होकर फैल जाता है या ऊपर उठ जाता है, कुछ भी आप समझ लीजिए, या कह सकते हैं कोहरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है और जैसे ही सूर्योदय हो जाता है कोहरा ऊपर उठ जाता है। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अब आपसे एक प्रश्न है कि कोहरा कितने प्रकार का होता है। प्रश्न ये है कि कोहरा कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, आप कमेंट करके बताएंगे कोहरा कितने प्रकार का होता है, कमेंट करके बताएंगे। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का कौन सा वर्गीकरण सही है। किस आधार पर, उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, उपलब्धता के आधार पर इसका सही उत्तर है सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। ये इसका विकल्प सही है। थोड़ी हम व्याख्या देख लेते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया, संसाधनों का जो वर्गीकरण है कई आधारों पर किया गया। तो सबसे पहला वर्गीकरण इसका जो किया गया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। ठीक है, उसके बाद होता है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय या अनव्यकरणीय जिसको बोलते हैं। ठीक है, अनव्यकरणीय। ठीक है, इसके बाद संसाधन स्वामित्व के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया। स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण क्या है, स्वामित्व व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन या सामुदायिक संसाधन या राष्ट्रीय संसाधन या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, या स्वामित्व के आधार पर हो गया। ठीक है, और जो उपलब्धता के आधार पर वो यहाँ पर सर्वसुलभ मतलब सभी जगह उपलब्ध, सामान्य सुलभ मतलब सभी जगह उपलब्ध नहीं है, दुर्लभ जो बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसका वर्गीकरण हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में धान उत्पादन में देशों का समूह अवरोही क्रम में सही चयन करें। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका, चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका चौथा उत्तर सही है, चीन, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अगर आप नया डाटा देखेंगे तो इनका क्रम क्या है, सबसे नंबर 1 पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है, बांग्लादेश है। तीसरे नंबर पे क्या है, बांग्लादेश है हमारा, और चौथे नंबर पे क्या है, इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया है, और 5वें नंबर पे कौन सा है, वियतनाम है। ठीक, अब विकल्प क्या किया, 3 तक तो ठीक दिया, एक बांग्लादेश गायब करके इंडोनेशिया ऐड करिए, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका दे दिया। ठीक है, तो आप देखिएगा नए डाटा के अनुसार चाइना, इंडिया और बांग्लादेश 3 क्रम में आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टीजीटी का जो ज्योग्राफी का पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया। आज 62 इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसी ऐसे ही हम अन्य जो है इसके पुराने पेपर हैं उनको भी व्याख्या सहित आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि किताबों में व्याख्या उपलब्ध है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ किताबों में क्या है कि पुराने ही डाटा को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उनको अपडेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और वो अन्य विकल्पों पर भी विचार नहीं कर रहे हैं, जो प्रश्न उनसे पूछा गया उसी की केवल व्याख्या दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को
लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।